इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कला शिक्षा यानी आर्ट इन एजुकेशन का यूनिट 5 जिसका नाम है कला एकीकृत अधिगम का मूल्यांकन। कि जो इंटीग्रेटेड आर्ट लर्निंग है उसका इंटीग्रेशन जो है वो इवैल्यूएशन के लिए किस तरीके से यूज़फुल है, तो ये पूरी यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और पहला जो टॉपिक है आपका वो है कला एकीकृत अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता। कि अगर आप कला एकीकृत करके अधिगम करते हो, मूल्यांकन के लिए यूज़ करते हो, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर होगा। तो सबसे पहली बात तो अगर आप एकीकृत कला के माध्यम से करते हो मूल्यांकन, तो सृजनात्मकता का कितना विकास हुआ है बच्चे के अंदर ये पता चल जाएगा, रचनात्मकता का कितना विकास हुआ है ये भी पता चल जाएगा, और सरलता से अधिगम जो हुआ है या नहीं हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। और क्योंकि इवैल्यूएशन है ना, तो ईजिली आप वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व भी कर पाओगे। फिर रुचिकर अधिगम जो लर्निंग है उसको इंटरेस्ट भी बनाएगा, ये संप्रति जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा, जीवन पर्यंत जो अधिगम होता है उसको सपोर्ट करेगा, विषयगत ज्ञान देगा, जो भी विषय आप अदर इंटीग्रेट कर रहे हो उसका भी ज्ञान जो है वो अगर आप इवैल्यूएशन करते हो इंटीग्रेट करके आर्ट को तो होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप पॉइंट्स को। उसके बाद आता है सतत व व्यापक मूल्यांकन में कला का एक उपकरण की तरह प्रयोग कर उनके विविध विषयों में विकास। कि जो हमारा कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है CCE जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसमें अगर उसके अंदर आप जो कला होती है, आर्ट है, उसके जो टूल्स हैं उसका यूज़ करके आप अगर इवैल्यूएशन करते हो तो बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखने होंगे कि कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, आर्ट वाले टूल्स, जिससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे का कितना विकास हुआ है या कितना उन्होंने पढ़ा है। तो एक होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण द्वारा अगर हम बच्चे से प्रेजेंटेशन लेते हैं छोटी मोटी या कोई किसी टॉपिक बेस्ड प्रेजेंटेशन लेते हैं तो ये आर्ट का हिस्सा होता है और इससे इवैल्यूएशन भी हो जाता है और बच्चों ने कितना विकास किया या बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाने का भी काम जो है वो ये करता है। फिर फोटोग्राफ्स, क्योंकि आर्ट में ही हम स्क्रैप बुक वगैरह बनाते हैं, तो फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार से स्कूल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटेड था और कहाँ कहाँ उसने कैसा व्यवहार किया। इसके अलावा वीडियो का भी यूज़ हो सकता है, चेकलिस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। चेकलिस्ट में भी एक तरह की ये लिस्ट होती है जिसमें बच्चे के व्यवहार और शैक्षिक जो प्रदर्शन होता है उसकी सारी जानकारी दी जाती है। समूह परावर्तन इन पीयर रिफ्लेक्शन से भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों को कि जो उनका ग्रुप समूह है या टीम है उनकी जिनके साथ वो रहते हैं उनका क्या असर पड़ रहा है बच्चे पे या बच्चे का उन पर कोई असर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं कि वो ठीक दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज़फुल रहेंगी। फिर जो आपका टॉपिक है ना नेक्स्ट, उसमें ना आपके कुछ टूल्स के नाम दिए गए हैं, तो उस टूल्स को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहला टूल अगर हम बात करें तो अवलोकन अनुसूची यानी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखकर समझना, बालकों को ऑब्जर्व करना है और फिर समझना है कि उनका जो है व्यवहारगत कितना परिवर्तन आया है। तो व्यवहार और स्थिति का अवलोकन करके आंकड़े एकत्रित करना। फिर क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते किसी भी स्थिति में, और इसमें क्या होती है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के हम जो इवैल्यूएशन है उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन पैमाना यानी कि रेटिंग स्केल। आप इसको चेकलिस्ट की तरह देख सकते हो, तो मैंने चेकलिस्ट को अलग से नहीं पॉइंट्स बताए हैं, आप सेम पॉइंट्स चेकलिस्ट में यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि बंद अंत वाले सर्वेक्षण प्रश्न किए जाते हैं।
ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ठीक आंसर जो होता है ह्यूरिस्टिक माइंड से ही दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें सर्वेक्षण जिनका हो रहा है वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं इसका पता चलता है। और इसमें बहुवैकल्पिता वाले जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वगैरह वाले, उनका जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो चेकलिस्ट भी यही होती है, इसमें भी जो एमसीक्यू होते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, उनका प्रयोग करके लिस्ट तैयार की जाती है और बच्चे का सर्वेक्षण किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रयोग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर टूल आ जाए और वो ना पूछे खुद से, आपको ही बताना हो, तो आप इसको भी वहाँ पर ले सकते हो। ये वास्तविक चीज़ों द्वारा मूल्यांकन होता है कि क्योंकि बिहेवियर का मूल्यांकन हो रहा है। ये एक तरह से ये सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में चेक करता है कि बच्चे जो पढ़ रहा है क्या वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उतार रहा है उस चीज़ को या नहीं। इसमें खुले अंत वाले यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं कि विचार कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको लिया जाता है। फिर आता है आपका पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है कि सत्रीय कार्यों और शैक्षिक साक्ष्यों का संकलन होता है। पोर्टफोलियो पहले भी पढ़ाया मैंने आपको। इसमें बच्चे का जो शैक्षिक जितना भी होता है, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कितने ग्रेड मिले, कौन सी एक्टिविटी में वो अच्छा परफॉर्म करता है, किस में नहीं करता है। तो अगर आप किसी बच्चे का पोर्टफोलियो देखते हो, इसका मतलब होता है कि आप उस बच्चे का एक तरह से पूरा शैक्षिक जीवन देख रहे हो। तो पोर्टफोलियो में सारी ही जानकारी आपको मिल जाती है। इसमें उपलब्धियों, गुणों और अधिगम प्रगति की जानकारी होती है। विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक जानकारी होती है और मूल्यांकन में इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत 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 ही ज़्यादा सहायक होता है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है? किसी भी विषय की छानबीन करने के लिए आपने बच्चों का ग्रुप बनाया और उनको प्रोजेक्ट दे दिया। चाहे आप ग्रुप भी बना सकते हो या इंडिविजुअल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपके लिए प्रभावशाली होगा कि आप टीम बनाकर प्रोजेक्ट देंगे और फिर वो किसी भी विषय पर, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, उसके ऊपर बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट बनाएगा। इसमें क्या होता है कि संबंधित जानकारी बच्चा एकत्रित करता है। कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया, मान लीजिए पानी के ही ऊपर, तो वो पूरी जानकारी इकट्ठी करेगा कि कहाँ पर पानी कैसा आता है, क्वालिटी कितनी है, किस घर को कितना पानी मिल रहा है, कहाँ पानी की किल्लत है। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना, खोज वाली प्रकृति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और फिर जब वो एक प्रॉब्लम के पीछे काम करेगा तो उसे अदर चीज़ें भी नज़र आएंगी और फिर उसके बाद वो उसके निवारण हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। और ये सामूहिक कार्य होता है, तो मिलके जो होता है वो बच्चे काम करते हैं। तो इस तरीके से जब वो प्रोजेक्ट बना के लाएगा और फिर हम देखेंगे, या फिर हम भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी बच्चे के ऊपर कि बच्चा क्या कर रहा है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो इससे पता चल जाता है, इवैल्यूएट हम कर पाते हैं बच्चों को कि वो किस हद तक अपनी पढ़ाई को पढ़ पाए हैं या जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे प्राप्त कर पाए हैं या नहीं। फिर आता है आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये किसी भी घटना का विवरण होता है जो टीचर अपनी टीचर डायरी में भी लिखता है या फिर उसकी कोई पर्सनल डायरी है जिसमें वो टीचर से रिलेटेड चीज़ों को लिखता है, तो वो वहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी घटना घटी, चाहे क्लासरूम में, स्कूल में या कोई इवेंट हुआ, तो उसके दौरान बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, किसी खास बच्चे ने कैसा व्यवहार किया, तो उसके व्यवहार का निरीक्षण टीचर करेगा कि क्या सही किया उसने या गलत किया, क्यों ऐसा किया उसने। घटना का विश्लेषण कि जो पूरी घटना हुई उसका रीज़न क्या था, अगर कोई झगड़ा हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, किसने स्टार्ट किया था, कैसे उसको रोका जा सकता था, कौन सी विधियां क्लासरूम में मैं यूज़ करूं जिससे दोबारा ऐसा ना हो, और मैं कैसे अब अगली बार क्लास में फेस करूं और बच्चों को उस घटना के बारे में बताऊं कि बच्चा उसको नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव वे में ले। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं और ये डे टू डे अपडेटेड होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया और बस खेल ख़त्म, ये अपडेटेड होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है और जो इसमें संबंधित सुधार हैं वो भी किए जाने के चांसेस होते हैं।
फिर आता है आपका कला एकीकृत शिक्षा का बालकों की सफलता के साथ संबंध, कि अगर हम आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ तो बच्चा किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से विकास करेगा या फिर अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक जीवन का ज्ञान बच्चे को मिलता है जब आर्ट को अन्य विषयों के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, क्योंकि आर्ट जो है वो बच्चे के जीवन से रिलेटेड है। और जब हम उसी को इंटीग्रेट कर देंगे विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, तो फिर बच्चा जो है वो वास्तविक जीवन का ज्ञान हासिल करने में भी सफल होगा। उसके बाद जीवन में आनंद, उसके जीवन में आनंद की चीज़ आ जाती है या फिर उसके कौशलों का भी विकास हो जाता है कि बच्चा अगर साइंस पढ़ते हुए उसका आर्ट जाग रहा है, उसके अंदर आर्ट से रिलेटेड कुछ है, वो पृथ्वी का बहुत अच्छा मॉडल बना के ला रहा है, तो फिर उसके अंदर कौशल जो है वो भी बाहर आता है। इसके साथ साथ व्यवसाय के विकल्प आ जाते हैं बच्चे के पास, कि मान लीजिए आर्ट को इंटीग्रेट ही ना किया जाता क्लासरूम में तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट बन सकता है। तो उसके लिए व्यवसाय का भी विकल्प होता है जिससे उसे सफलता मिल सकती है। उसके बाद अच्छा प्रदर्शन, कि बालक जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है जब आर्ट को इंटीग्रेट कर पाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। और जो बच्चे इंटीग्रेट नहीं करते या टीचर इंटीग्रेट नहीं करते किसी विषय को आर्ट के साथ, तो फिर वो क्लासरूम मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होती और ना ही बच्चे वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आर्ट जो है वो परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर देता है, तो इससे चांसेस हो जाते हैं बच्चे के ज़्यादा सफल होने के। उसके बाद सामाजिक विकास, आर्ट के द्वारा बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि हम सभी सोशल मैन हैं, वुमेन हैं, पर्सन हैं। तो आर्ट के द्वारा बच्चा जो होता है अपने समाज में जब वो जाता है और अपने आर्ट को वहाँ दिखाता है तो भी उसका सामाजिक विकास होता है और अदर विषयों को भी वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाता है और फिर उसका यूज़ करता है समुदाय में, कम्युनिटी में। तो इस तरीके से समाज में उसका विकास होता है और सामाजिक विकास होने से बच्चे का सफलता भी जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है आर्ट अदर सब्जेक्ट के साथ वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप ऐसे कुछ अन्य पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाकर ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगते हो। अदरवाइज जो ये यूनिट है ये पूरी आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर थी। फिर चाहे हम इसको इवैल्यूएशन के साथ देखें, चाहे हम बच्चे के डेवलपमेंट के साथ देखें, तो पूरा ही जो है इवैल्यूएशन का था और दूसरी बात कि आर्ट को इंटीग्रेट करने का था। और इसमें कहीं भी ये नहीं था कि आर्ट को इंटीग्रेट करो किसी विषय के साथ, क्योंकि ये जो है हम यूनिट 4 में हमने किया था। आर्ट को हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मतलब 3 विषयों के साथ हमने इंटीग्रेट किया था, जो कि आपके सिलेबस में भी है कि आपको किसी 3 विषयों के साथ इंटीग्रेट करना है। अदरवाइज अगर कोई और विषय पेपर में आ जाता है, गणित आ गया या कोई और विषय आ गया, तो आप उसके साथ भी आर्ट को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह यूज़ करना, चार्ट यूज़ करना, मॉडल यूज़ करना, ये सारी चीज़ें तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं ना हम बच्चे के लिए जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों से जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंटरटेनिंग हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और जब आप आंसर करेंगे पेपर में तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं। तो ये आपका यूनिट 5 यहाँ पर आर्ट्स का ख़त्म होता है और इसी के साथ आर्ट का सिलेबस भी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।